हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी स्विक्स में चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 हम पहले पढ़ चुके थे, चैप्टर 6 का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, गांव का प्रशासन। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, एक नया कानून। तो हमने पढ़ा था कैसे गांव का प्रशासन होता है, कैसे वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट लिखवाई जाती है, कैसे वहाँ पे राजस्व विभाग जो होता है वो काम करता है, कैसे तहसीलदार, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं यहाँ से एक नया कानून। हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदला गया। एक नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। कानून सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। क्या बताया गया है इसमें कि इसमें बताया गया है बच्चों, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 में बना था। इसमें क्या था कि पहले क्या होता था, बेटों को ही ज़मीन दी जाती थी। बाप के मरने के बाद या बाप के जब ज़मीन के हिस्से होते थे पिता की ज़मीन के, तो बेटों को ही बांटा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि माँ को भी और बेटी को भी, यानी कि पत्नी और बेटी दोनों को भी बराबर का हिस्सा मिलता था। मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो 3 वो हो गए बच्चों के हिस्से और 1 उसकी माँ का, यानी 4 हिस्से होंगे। पहले क्या था, बेटों के ही 2 हिस्से होते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि वो सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन में काम चला सकती है। तो यहाँ पे देखो, एक बिटिया की चाहे कविता दी हुई बच्चों। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। यानी कि जो घर विरासत में मिला है, ये मेरे पापा को जो है अपने पिता से, यानी मेरे दादाजी से मिला है, और यही घर मेरे भैया को मेरे पिता से मिलेगा। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, कि मैं और मेरी माँ को भी कुछ नहीं मिला और मुझे भी कुछ नहीं मिला, हमारा क्या होगा। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, कि मुझे ये बताया गया है कि पिता के घर में जो है हिस्से की बात वो औरतें नहीं करती हैं। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। कि मुझे अपना बिल्कुल अपना एक घर चाहिए, मुझे दहेज में रेशम और सोना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपना एक घर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि कौन सा हिंदू अधिनियम, कौन सा कानून आया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ और दिया हुआ है बच्चों आपके लिए, अन्य सार्वजनिक सेवाएं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के विलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे में पटवारी की भूमिका का। हमने दोनों पढ़ा। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक है, तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए, जैसे दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस, बीज और खाद्य के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। अब यहाँ पे इन्होंने बच्चों एक चार्ट दिया है, चार्ट टाइप में दिया है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 3 दिए हैं, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादन समिति। तो आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। तो यहाँ पे इन्होंने 1 फिल किया है, ये 2, ये बोला गया है कि आपको खुद से फिल करना है। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण दिया है और 2 आपको खुद से देखें, जैसे इन्होंने कहा क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, लोगों की समस्याओं को देखो। चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। तो चावल बड़ा और ख़राब है तो चावल अच्छा है,
और मिट्टी का तेल जो नहीं मिलता है तो वो भी मिलना चाहिए, सुधार करना चाहिए। राशन की दुकान रोज़ खुले, क्योंकि राशन की दुकान रोज़ नहीं खुलती है, तो क्या कहें, राशन की दुकानें रोज़ खुले। इस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र पर क्या हो सकता है कि डॉक्टर्स रोज़ मिलें या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। दुग्ध उत्पादन समिति में क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सब दिया गया है, ठीक है बच्चों। आया समझ में? आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है बच्चों। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।